जिसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 228 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चल रहा है। 2 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं उनको अभी इस प्रक्रिया से पृथक रखा गया है। 228 विधानसभा क्षेत्रों में 64,325 मतदान केंद्र हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नामावली का निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 29/10/2024 जो कल गया है, इसको हम लोगों ने कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों की बैठक हम ले चुके हैं, उनको पूरी सूची उपलब्ध करा चुके हैं एक सीडी में। इसका कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, 29/10/2024 से 28/11/2024 तक दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावे आपत्तियों से आशय है कि ऐसे नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वो मतदाता होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वे फॉर्म 6 में आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त फॉर्म 7 और 8 में जो नाम निरसन होने होते हैं और किसी को कोई संशोधन कराना है, कोई त्रुटि है मतदाता सूची में, तो वे फॉर्म दे सकेंगे। इस प्रक्रिया में 9-10 नवंबर और 16 और 17 नवंबर को विशेष अभियान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका आशय ये है कि जिला जो प्रशासन है, जिला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ सब बूथ लेवल पर भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट प्रक्रिया में करें। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। अगर कोई नागरिक भी जो नामावली है उसका अगर एक्सेस करना चाहता है तो co.madhyapradesh.nic.in पर देख सकता है। एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 228 विधानसभा क्षेत्रों में कुल जो हमारा प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है उसमें 5,60,60,645 मतदाता हैं। इनमें 5,60,60,645। इसमें 2,47,82,296 पुरुष हैं और 2,72,80,147 महिला हैं। इसके अतिरिक्त 1,202 थर्ड जेंडर के मतदाता दर्ज हैं जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है उसमें। इनमें कुल जो पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग मतदाता हैं वो 5,78,448 हैं और अप्रवासी भारतीय 136 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 74,632 है, जिसमें 72,198 पुरुष हैं और 2,434 महिला मतदाता हैं। तो ये प्रारंभिक प्रकाशन के आंकड़े हैं और इसके बाद में दावे आपत्तियां आती हैं, बहुत सारे नाम कटते हैं, जुड़ते हैं। उसके बाद में अंतिम प्रकाशन जो 6 जनवरी को होगा उसमें हमारे इस वर्ष की जो प्रक्रिया पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद फाइनल नंबर 6 जनवरी को 2025 को आएगा। आपके समक्ष ये जानकारी भी रखना चाहूंगा मैं कि 29 अक्टूबर और 28 नवंबर के मध्य में जहां पर अब दावे आपत्तियां ली जाएंगी तो बूथ लेवल जो अधिकारी हैं हमारे जो 64,325 वे मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से अगर वोटर कोई दावे आपत्तियां देना चाहता है, बूथ पर नहीं जाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक हमारा वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है VHA जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। उसके माध्यम से आप जो भी नागरिक हैं और वो आवेदन करना चाहते हैं प्रारूप 6, 7, 8 में तो वे कर सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हैं voters.eci.gov.in पे जाकर के भी आप इन प्रारूपों को भर सकते हैं। और
जैसा मैंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी हैं, वे 29 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक बूथ पे उपलब्ध रहेंगे। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में जो भी मतदाता जो संशोधन कराना चाहते हैं या जो नए नागरिक हैं जो 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है और मैं आप लोगों के माध्यम से जो नए मतदाता, जो भावी मतदाता हैं, जो नागरिक हैं, जो यूथ है, जो 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप इस प्रक्रिया में भाग लें। ऑनलाइन ऑफलाइन आप आवेदन भर सकते हैं और मतदाता बने। धन्यवाद। सर, ऑनलाइन जो भी अप्लाई करेंगे तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होगा? यही टाइम ड्यूरेशन है जो 29 अक्टूबर से लेकर के 28 नवंबर तक। इसके बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया सतत रहती है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे क्लोज होकर के फिर उसके दावे आपत्तियों का निराकरण होकर के अंतिम प्रकाशन होगा। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति है तो वो आवेदन हमेशा कर ही सकता है, तो लेकिन उसका निराकरण बाद में होगा और उसके बाद ही प्रक्रिया चलती है। हाँ। जी जी, शिफ्ट हो जाते हैं, परमानेंटली शिफ्ट होते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो उसकी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार नाम निकल जाए। तो कई ऐसे वोटर है जिनके तो विधानसभाओं में नाम, देखिए एक तो ये है कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका नाम एक जगह हो। हम लोग खुद देखे हैं कि जब हमारा ट्रांसफर होता था हम लोग कोशिश क्या सुनिश्चित करते थे कि जो भी ईआरओ है वहां को हम पत्र लिखें कि हमारा यहाँ से नाम काट दो, दूसरी जगह जोड़ दो। दूसरा, अगर कोई नहीं करता है तो अब आयोग इस तकनीकी रूप से सक्षम है कि हम लोग एक लिस्ट निकालते हैं कि कौन से नाम रिपीट हो रहे हैं, जिनके नाम है, आयु है, पता और जो अन्य जेंडर है, दूसरी चीजें मैच कर रही हैं, तो उसके आधार पर वेरिफिकेशन करते हैं, उसके आधार पर हम लोग एलिमिनेशन भी करते हैं। ये संक्षिप्त परीक्षण पे तो कोई अब कोई किसी को कुछ नहीं। ये सवाल ये है कि आधार सीडिंग हो रही थी, क्या 100% हो गई है? देखिए आधार सीडिंग 100% नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन हम प्रेरित करते हैं मतदाताओं को कि आधार सीडिंग कराएं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई ना कराना चाहे तो। आधार सीडिंग के बाद कितने ऐसे ट्रेस किए गए जो डुप्लीकेट? देखिए आधार के आधार पे डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन वो सब सीडिंग नहीं है, पूरी सीडिंग नहीं है। तो इसके लिए हम लोग फोटो देखते हैं, नाम देखते हैं, आयु देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा उसका जेंडर देखते हैं। अगर वो मैच करते हैं फिर ये पता करते हैं कि दोनों जगह सुनवाई करते हैं। कि मान लीजिए हो सकता है कि एक ही विधानसभा में अगर ये एंट्री मिलती है तो बड़ा इजी हो जाता है, एक बूथ पे मिली है तो बहुत इजी हो जाता है कि डबल नाम रिपीट हो रहा है, ये काट दिया। एक विधानसभा में होता है तो भी इजी होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है एक विधानसभा में है, मान लीजिए महाकौशल की कोई विधानसभा में, भोपाल में भी है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, दोनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन करके उसको एक एलिमिनेशन से पूछा जाता है कि कहाँ वो अपना नाम रखना चाहता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि आधार में नाम अलग है और उस केस में मतदाता को क्या करना है? देखिए मतदाता को क्या करना है ये तो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम दो जगह अगर हो रहा है तो मैं ईआरओ को सूचित करूं कि मेरा दो जगह नाम है, इसमें से इस जगह मैं रखना चाहता हूं, इस जगह मैं नाम कटवाना चाहता हूं। उसके लिए सर कोई समय सीमा? उसी समय सीमा मैंने बताया कि जो संक्षिप्त पुनरीक्षण है इसकी समय सीमा यही है, 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक वो आवेदन दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी नाम कटने जोड़ने ये एक सतत प्रक्रिया है और उसके बाद भी ये चलती रहेगी। ऑनलाइन कोई अप्लाई करता है उसका ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है, उसको कोई कंप्लेंट ये अगर जैसे आप जो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई फॉर्म भरा, जब तक वो फॉर्म निराकरण नहीं हो जाता तब तक दूसरा फॉर्म नहीं आता है।
तो ऐसा एक आध केस हो सकता है, बट हम कोशिश करते हैं कि जो पुराने फॉर्म्स हैं उनका निराकरण मंथली बेसिस पे होता रहे। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर के कोई मतदाता है उसको समस्या आती है तो 1950 पे वो फोन कर सकते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित कोई सवाल है क्या? नहीं है? हाँ बताइए। आप पहले कुछ एक और प्रश्न आया था। हाँ बताइए। 2-3 प्रश्न ही दूंगा मैं। हाँ पहले एक प्रश्न था ना। हाँ कुछ देखिए, विजयपुर और बुधनी में जो चुनाव होने हैं उसमें आज नाम वापसी की लास्ट डेट है, और जो स्क्रूटनी करने के बाद में अभी विजयपुर में 10 मेल और 2 फीमेल 12 कैंडिडेट हैं, और बुधनी में 21 मेल और 2 फीमेल 23 कैंडिडेट हैं। अब ये फाइनल आज 3 बजे होगा नाम वापसी के बाद में कि कितने प्रत्याशी मैदान में रह जाएंगे, और अगर 16 या 16 से अधिक प्रत्याशी रहते हैं जैसे बुधनी में, तो हमको 2 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेंगी वहां पर। सर, जो अंतिम प्रकाशन में सूची है उस दिन अगर कोई 18 वर्ष का होता है या उसकी तो शामिल हुआ तो मुख्य रखवाला। देखिए 4 कट ऑफ डेट होती हैं अभी रनिंग डेट। एक होती है 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी। तो अभी जो हम कर रहे हैं उसमें 1 जनवरी को अगर कोई मतदाता 2025 को 18 वर्ष पूरे कर रहा है तो उसका नाम जुड़ जाएगा 1 जनवरी 2025। सर, विजयपुर और बुद्धि में अभी तक कितनी जब्ती वगैरह हुई है जांच टीम द्वारा? लगभग जो कल मैंने देखा था तो 20 लाख रुपए के जो जब्तियां हैं वो हुई हैं सब मिलाकर के। ये डाटा मेरे पास अभी नहीं है, आप बताएंगे तो हम जारी कर देंगे इसको। सर, ये जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है इसके आंकड़े बता दीजिए। मध्य प्रदेश में पूरे पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, और कितने नाम हटाए गए, कितने जोड़े गए, ये जानकारी अभी तक का अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मैंने आपको आंकड़े दिए थे, मुझे लग रहा है कि कितने मतदाता हैं। 5,60,63,645 मतदाता हैं 228 विधानसभाओं में। सर, लोकसभा चुनाव में जो थी उसके बाद कितने जोड़े गए शायद ये पूछना चाह रहे हैं। हटाए कितने सर और जोड़े कितने हैं इसके पहले अभी तक? बता होगा वो तो नया होगा। बता देता हूँ। देखिए 8/2/2024 से लेकर के 5/10/2024 तक जो जिसके आधार पर प्रकाशन हुआ उसमें फॉर्म 6 मतलब जोड़े गए हैं वो 7,47,548 हैं। ये हैं फॉर्म 8 6,18,440। ये स्थिति 230 विधानसभाओं की सभी की है, केवल इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा बुधनी और विजयपुर का। सर एक सवाल उधर से आएगा, ये कह सकते हैं कि आप कितने लोग मत हो चुके हैं जिनके नाम हटाए गए? यही बताया ना मैंने आपको कि टोटल में जो शिफ्ट हैं और मृत कितने, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। शिफ्ट के नहीं कहते हैं, हम जो दिवंगत हो चुके हैं और उनके नाम हटाए गए। टोटल जो नाम कटे हैं वो मैं बता रहा हूँ ना 6,18,440 सभी शामिल होंगे। सभी शामिल। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो आपका बाइफर्केशन का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। सर, विजयपुर के जो जारी कर देंगे हम, की शिकायत हुई है, जारी कर देंगे। हाँ विजयपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन 2 बार पहले भी हटा चुका है। उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन के मामले पहले आए, अटेर का और एक मुगावली का। इस बार फिर से शिकायत हुई है, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटा ने शिकायत की है। तो उस पर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? वो शिकायत कहाँ पर है अभी? नहीं एक मिनट। हाँ शिकायत प्राप्त हुई है हम लोगों को। विजयपुर वाली हाँ जो शिकायत प्राप्त हुई है वो हम लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी है, उस पर हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं। टोटल कितनी शिकायतें आ चुकी हैं? नहीं शिकायत के आधार पर नहीं रखना चाहिए। कहाँ है नियम? दिखाइए नियम कहाँ है बताओ।
हाँ, बताओ नियम बताओ, नियम कहाँ है? देखिए जो शिकायत आई है शिकायत की हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद पे अगर उसमें आयोग के निर्देशों के विरुद्ध पाया जाएगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आपको पता होगा कि सीओ जनपद पंचायत के विरुद्ध में एक शिकायत आई थी, हमने तुरंत उसको हटाया वहां से। मेरा सवाल सर ये है कि सर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कितने लोगों को हटाया गया है, कितनी शिकायतें आई थी और एक जगह से ऊपर की तरफ और दूसरी की 12। देखिए विजयपुर की 10 शिकायतें आई हैं और 2 शिकायतें आई हैं बुधनी में, और उनमें हम लोग सभी कार्रवाई के लिए भेजी हुई हैं और कुछ पे पूरी कार्रवाई पूर्ण भी हो गई है। और एक अधिकारी जो उसी विधानसभा का रहने वाला था, सीओ जनपद पंचायत विजयपुर में, वो हटाया गया, उसको हटाया गया। सर एक सवाल ये है कि दोनों जगह चुनाव होता है और 13 तारीख को मतदान है, तो 13 तारीख को मतदान है, तो यदि कोई अखबार या टीवी चैनल उन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू चलाता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन चला सकता है, ले सकता है इंटरव्यू? दूसरा ये कि 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक क्या कोई एग्जिट पोल प्रकाशित कर सकता है इन दोनों चुनाव में? एग्जिट पोल के बारे में तो स्पष्ट है कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, और इंटरव्यू किसी नेता का होता है तो उसके लिए क्या नहीं है? यदि 13 को मतदान है और कोई 11 तारीख को इंटरव्यू चलाए, 12 तारीख को इंटरव्यू चलाए, 13 को मतदान है, तो वो क्या देखिए पेड न्यूज की अगर श्रेणी में आएगा तो कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है ना? जी कैबिनेट में शामिल हो सकती है तो उम्मीदवार जो उनको 500 करोड़ रुपए खर्च के दिए गए हैं वो खर्च कर सकते हैं। देखिए जो आचार संहिता है वो जिले में संपूर्ण जिले में शिवपुर और सीहोर में लगी हुई है। ठीक है ना? व्यक्ति के ऊपर नहीं, व्यक्ति को आचार संहिता व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर होती है, व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है। व्यक्ति के ऊपर कैसे होती है? व्यक्ति के आचार व्यवहार। हाँ, जैसे अगर कोई काम है, कोई निर्माण कार्य है, अगर वो सीहोर में जाकर के कुछ होगा या शिवपुर में जाकर के भूमि पूजन होगा तो वो प्रतिबंधित है, लेकिन अगर जाकर के मान लीजिए कोई शहडोल में करता है या जबलपुर में करता है तो वो कैसे प्रतिबंधित? इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ के नहीं, विजयपुर के पूरे जिला में एमसीसी लगा हुआ लागू। सर कैबिनेट वाला जवाब नहीं आएगा। हाँ। कैबिनेट बैठक में शामिल हो सकते हैं या नहीं? मंत्रालय में जो कैबिनेट होती है उसमें बैठक में शामिल हो सकते हैं या नहीं? क्या है इसमें भैया? कैबिनेट में सर जो विजयपुर या उससे संबंधित नहीं है, हाँ, तो अपने प्रदेश के लिए ले ही सकते हैं, उसमें कहीं रोक टोक हमको तो देखना और इसमें क्लैरिटी होगी सर। देखिए मैंने जैसे बताया आपको वही चीज निकल के आ रही है कि शिवपुर और सीहोर में आचार संहिता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भोपाल में बैठ करके और कहीं बैठ करके इन जिलों के बारे में कोई भी निर्णय करके पॉलिसी डिसीजन ले लें या वहां के निर्माण कार्यों को सैंक्शन कर दें, वो भी प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। लेकिन अन्य पॉलिसी मैटर अगर सरकार लेती है कोई भी पूरे प्रदेश के लिए, उस पर कोई रोक नहीं है। मतलब प्रदेश के हित के हित में हाँ, जो पॉलिसी मैटर है। हाँ। और इसके अलावा कुछ होगा तो हम क्लैरिफाई कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।